तो वायरल होने की ना सोचे। शायरी कोई इसकी कोई मंजिल नहीं है, ठीक है, ये सफ़र ही सफ़र है। मज़ा मेरी नज़र में जब है जब सेम स्कूल ऑफ शायरी के लोग डिफरेंट तरह के शेर कहें। बिल्कुल। और वही शायरी मैगी नहीं है कि 2 मिनट में बन जाए। इस तरह दिल है ये किसी के बगैर, गांव जैसे कोई नदी के बगैर। क्या कहना। नमस्कार दोस्तों, द सोल टॉक के इस बातचीत की दूसरी कड़ी लेकर हम हाजिर हैं और आज हमारे बीच जो शख्सियत मौजूद है उनका एक शेर मैंने आज से 4 साल पहले सुना था एक महफिल में। एक सिरा है हाथ में उसके, एक सिरा है जंगल में, पाँव में रस्सी बांध के मुझको छोड़ दिया है जंगल में। इस शेर को सुनने के बाद मैं सर से मिला था। खूबसूरत बात मुझे ये लगी कि एक शायर होना और साथ में एक खूबसूरत इंसान होना। हमारे साथ एक अच्छी बात ये रही कि सरोज आसिफ सर का साथ हमें मिला शुरुआती दिनों से ही, और आज भी उतना ही प्यार मान सम्मान एक दूसरे के साथ बना रहा है अभी तक। और हम द सोल टॉक के 6 साल पूरे कर रहे हैं इस मार्च में, तो ये बहुत खुशी की बात है कि आज भी सर हमारे साथ हैं। और मुझे लगता है कि लिटरेचर साहित्य हमें ऐसे खूबसूरत लोगों से मिलवाता है जिसको शायद हम आजीवन ये कर्ज नहीं अदा कर सकते हैं। तो आइए मिलते हैं सैयद सरोज आसिफ सर से। मतलब इस बातचीत को शुरू करते हुए जो पहला सवाल जो मेरे मन में आया, जो हर किसी के मन में होगा जो आपको देखते होंगे कि दुबई में रह रहे हैं और एक सुंदर जिंदगी जी रहे हैं और साथ में शायरी भी कर रहे हैं, तो ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है लोगों को। भाई आदमी खुश भी है और शायरी भी कर रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो आपकी जीवन यात्रा कैसी रही रामपुर से और दुबई तक की? रामपुर और दुबई की अबू धाबी के बीच में एक शहर आता है जहां हम आज मौजूद हैं, दिल्ली। 2001 में मैं आया था जामिया से एमबीए करने। खैर वो एडमिशन नहीं मिल पाया, फिर मैंने यहाँ से दूसरे कॉलेज से एमबीए किया और 2001 से बाद फिर 2003 में वो ख़त्म हुआ। फिर 2004 में कुछ दिन मैंने जॉब भी की यहाँ पे एक बड़ी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी में, और उसके बाद फिर मैं 2004 में चला गया यूएई। तो वो पहला शहर जहाँ गया था मैं हिंदुस्तान से बाहर, वो दुबई था। उस टाइम शायरी का सिलसिला शुरू नहीं हुआ था और उस वक्त ये था कि करियर और फैमिली, उस वक्त मुझे बहुत होम सिकनेस लगती थी कि घर की याद आना और सब बातें। और हॉबी के तौर पे ऐसा था कि शुरू से मैंने क्रिकेट खेला है और क्रिकेट में अंडर 18, अंडर 16, अंडर 18, अंडर 21 तक खेला, और जिसमें वीनू मांकड़ और ये जो ट्रॉफीज़ होती हैं वो सब मैंने खेली, सीके नायडू। उसके बाद कॉलेज का कैप्टन रहा, जीएफ कॉलेज। मेरी जो एजुकेशन हुई है वो शाहजहानपुर एक जगह है, जीएफ कॉलेज का कैप्टन भी रहा मैं क्रिकेट टीम का, और 3 साल मैंने वहाँ से ग्रेजुएशन किया। उसके बाद एमबीए के लिए जब दिल्ली आया तो यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आया, क्रिकेट का माहौल नहीं था, तो यार दोस्तों में कुछ वक्त ऐसे ही ज़ाया कर दिया। फिर एमबीए में खैर एडमिशन लेने के बाद उसके बाद जब दुबई पहुँचते हैं तो काम में इतना मसरूफ़ हो गए कि आप किसी भी नई सिटी में जाते हैं तो एक तो उस सिटी की अपनी दिक्कतें, फिर एक नई नौकरी ढूंढनी थी। तो खैर एक बड़े मल्टीनेशनल बैंक में करियर स्टार्ट हुआ, लेकिन फिर लाइफ बहुत बिजी हो गई, और लेकिन हिंदुस्तान से जो ताल्लुक़ था वो बरकरार रहा। तो उसके बाद आना जाना लगा रहता था, लेकिन क्योंकि शायरी नहीं करते थे तो एक अलग तरह के एक हमारा जो सर्कल था वो कुछ कॉलेज के दोस्त, कुछ दुबई के दोस्तों का था। बस उसके बाद 20 साल निकल गए सब में। तो सर अगर मैं मतलब बहुत सारा समय आपने अपने गांव में नहीं दिया है, या रामपुर में आप कितने समय रहे? या मेरे जो फादर हैं वो यूपी इरिगेशन डिपार्टमेंट में थे, तो उनकी जॉब मोस्ट ऑफ द टाइम उनके करियर का वो शाहजहानपुर में गुजरा। तो हमने शुरुआती एजुकेशन अपनी स्कूल लेवल पे और कॉलेज लेवल पे वहीं हासिल की। उसके बाद घर आना होता था, जो हमारा आबाई वतन है रामपुर, जो ददियाल है मेरी, जो मेरे दादा और दादी जहाँ रहते थे, और ननिहाल मेरी है बदायूं की। तो छुट्टियों में इन दोनों जगह जाना होता था, लेकिन रेगुलर बेसिस पे नहीं रहना हुआ बहुत ज़्यादा। जी जी। तो अगर मैं देखूं तो इस पूरी यात्रा में एक आम परिवार का जो एक यात्रा होती है कि भाई ग्रेजुएशन के बाद जॉब आपको लेनी है तो एमबीए करना है या जो भी डिग्री हासिल करनी है, तो उस बीच में कभी ऐसा रहा कि
मतलब शायरी को लेकर कभी ऐसा आपके यहाँ माहौल रहा हो, या किस तरह से शायरी की तरफ कैसे जुड़ना मुड़ना हुआ, या अच्छा, शायरी को लेके ऐसा था कि बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि मेरे दादा भी शायर थे, सैयद यूसुफ अली। फिर मेरे वालिद से छोटे भाई, मेरे जो एक ही चाचा थे मेरे, इनका इंतकाल हो गया, सैयद आरिफ अली आरिफ, तो ये दोनों शायर थे। दादा के वक्त में तो मुझे ज़्यादा याद नहीं, लेकिन चाचा के वक्त में मैंने देखा कि वो मुशायरों में आना जाना, और रामपुर स्कूल ऑफ शायरी से वो ज़्यादा मुतासिर थे। और तो इस मौके पे देखिए, मैं अपने चचा का एक मतला सुनाता हूँ आपको स्वागत। कि इस मुख्तसर सी बात के बारे में सोचना, इस मुख्तसर सी बात के बारे में सोचना, बेकार है हयात के बारे में सोचना। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं, वाह। तो ये माहौल था घर में, तो सुनने का शौक़ था, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि हम कुछ कह सकते हैं। कह सकते। लेकिन ये भ्रम कुछ सालों में टूटा, और जब हम दुबई में पहुँचे तो कुछ यार दोस्त थे जिन्हें बहुत शायरी का शौक़ था, वो मुशायरे सुनने जाते थे। दुबई में जो मुशायरे हुआ करते थे उस ज़माने में, तो जाते थे हम लोग भी कभी-कभी। तो यहाँ के हिंदुस्तान, पाकिस्तान के मशहूर शायर वहाँ आते थे। तो लेकिन वो ये था कि उन्हें सुना और वो उसके बाद चले आए। ये नहीं पता था कि हमारे अंदर भी कोई एक शायर बैठा हुआ है। फिर सडनली एक दोस्त हैं मेरे, उन्होंने मुझे एक गज़ल भेजी, मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगा। ऑफ़िस में था मैं उस वक्त, और मुझे याद है अच्छी तरह से 2013-14 की बात है शायद। तो जब मैंने वो गज़ल पढ़ी तो मुझे लगा कि यार ये तो मैं भी कह सकता हूँ। और उसी ज़मीन में अच्छा, मुझे रदीफ़ काफ़ी, क्योंकि घर में माहौल था, रदीफ़, काफ़िया, मतला, मक़ता, बहर, बहर इतना आइडिया नहीं था, लेकिन बहर में जानता था। अगर कोई बेबहर पढ़े तो समझ में आता था कहीं गड़बड़ की है इसने, लेकिन ये नाम नहीं पता थे मुझे, ये 212 नहीं पता था कुछ भी। तो वो माहौल से सीख लिया था, कहीं सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें थी। फिर जब बाकायदा कहना शुरू किया तो यार दोस्तों ने ज़रा सपोर्ट किया, तो हमने वहाँ घरों में महफ़िलें करना शुरू की। उस अदबी सर्किल में जो यूएई के कोई भी नहीं जानता था, तो हमने आप लोगों की तरह ही, जैसे सोल टॉक आपने कहा, शुरू कर दिया। तो ऐसे ही हमने वहाँ पे एक शुरू की, एक ऑर्गेनाइजेशन क्या कहेंगे, एक ऐसी दोस्तों ने ग्रुप बना लिया जिसका नाम था अनवार अदब। तो उसमें हमारे 2-3 दोस्त शामिल थे। तो 3 लोगों ने शुरू किया, उसके बाद वो बढ़ते-बढ़ते लोग बढ़े। तो हर महीने एक घर में अपनी एक नशिस्त या कह लें या गोष्ठी कह लें उसको, जी, जी। तो वो हुआ करती थी। कभी मेरे घर, कभी किसी दोस्त के घर, कभी इधर। और उसमें हम अपनी जो भी चीज़ें कहते थे आपस में सुना लेते थे। लेकिन मेरा हमेशा ये मानना है कि आप, आपकी जॉब हो या आपकी फैमिली लाइफ हो या आपकी हॉबी हो, आपको 100% देना है। तो मैंने इस हॉबी को बहुत वक्त दिया, और ये देखता था कहाँ से सीखा जा सकता है, कौन मुझसे ज़्यादा जानता है, किससे पूछ लूँ मैं। तो मैं उसमें शर्माता नहीं था बिल्कुल भी। तो ये सिलसिला जब चला कुछ दिनों में, तो बाकायदा कोई उस्ताद नहीं था, खुद ही एक शुरू कर लिया। लेकिन मैंने ऑनलाइन नहीं सीखा है, मैं बता दूं, क्योंकि मेरे इर्द गिर्द लोग थे जिनसे बात की जा सकती थी। एक भी शेर हो जाता तो बहुत एक्साइटेड हो जाते थे, किसी दोस्त को फ़ोन कर रहे हैं सुनाने के लिए, तो ये जुनून हो गया था। और फिर मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा शख्स आता है कि जिसने ना मुझे शायर बनने में मदद की, बल्कि अच्छा इंसान बनने में मदद की। और वो शख्स हैं डॉक्टर सबाहत आसिम वास्ती। डॉक्टर सबाहत आसिम वास्ती का ताल्लुक़ वैसे तो अम्बाला, इंडिया से ही है, लेकिन वो पार्टीशन से पहले पाकिस्तान, उनकी फैमिली वहाँ पे थी। उसके बाद फिर वो राइट्स वगैरह में वो आ नहीं पाए वापस। फिर वो ब्रिटेन चले गए। उसके बाद अभी अबू धाबी में एक बड़े हॉस्पिटल में एक हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है। जब उनके साथ उठना बैठना हुआ, उन्होंने शायद कोई चीज़ देखी मेरे अंदर और थोड़ी तवज्जो दी। जब मैं उन्हें शेर सुनाने लगा तो मुझे पता चला कि कितनी ख़ामियाँ हैं, क्या-क्या मैं नहीं जानता हूँ। और रोज़ उन्हें कुछ ना कुछ सुनाता था, लेकिन उन्होंने एक बार भी नहीं ये कहा कि फिर बात करते हैं या चलो नेक्स्ट टाइम, या मैं बिज़ी हूँ, ये सब चीज़ें। तो हमेशा वक्त दिया। और उसके बाद जब मैं थोड़ी बेहतर गज़लें कहने लगा तो उन्होंने अच्छा, बड़े लोग बड़े ही होते हैं कि जब वो कहीं ऑस्ट्रेलिया गए पढ़ने के लिए मुशायरे में, तो वहाँ जाके मेरे शेर सुनाए। क्या बात। तो और ये कहा कि ये मेरा फ़क्र है और आप लोग देखना। ऐसे ही अब्बास ताबी साहब हैं, वो एक नज़र रखते हैं। शारिक कैफ़ी भाई हैं, वो हैं जो फ़हमी बदायूनी साहब हैं, कि अगर उन्हें आज भी अगर उन्हें कुछ लगता है तो वो एक मैसेज करके मुझे कह देते हैं, यार ज़रा इसको यूँ भी करके देखो, या इसको
ये भी ऐसा भी एक एंगल निकल सकता है। जी। तो ये कुछ मेरे अमीर इमाम हैं जो हमेशा कमाल के मेरे इंसान हैं। बहुत छोटे भाई की तरह हैं, लेकिन भाई ज़रूर छोटे हैं लेकिन शायर बहुत बड़े हैं वो। बहुत बड़े। और तो ये सब लोग थे वहाँ पे जो मुझे संभालने के लिए थे। तो मैंने लोगों से सीखा है, तो मुझे वो कुछ ऑनलाइन का कुछ उतना वो नहीं था मेरा। जी। तो ये सवाल का मुख्तसर जवाब ये भी हो सकता था, घर में माहौल था, लेकिन मैंने एक पूरी जर्नी बता दी कि जी, यहाँ जी, पर आकर वो सिलसिला आज भी जारी है। बिल्कुल, मैं वही उसी जर्नी को जानने के लिए वो सवाल मैंने किया, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी इंसान के बनने में किसी एक इंसान का हाथ नहीं होता है। हम लोग समाज के लोग हैं, समाज में रहने वाले लोग हैं। तो समाज में रहते हुए हम पूरे समाज से बनते हैं। हमारे अंदर जो इमोशन, जो एम्पैथी या जो कंपैशन दुनिया को लेकर आता है, जो देखने का नज़रिया आता है, वो समाज से आता है। True. और हमारे आसपास का जो भी हम सर्किल बनाते हैं अपने आसपास, उन्हीं लोगों का थोड़ा थोड़ा भाग हमारे भीतर होता है एज ए ह्यूमन। तो इसीलिए मैं इस जर्नी को जानना चाह रहा था कि कोई अगर किसी के अंदर एक जो ईगो, आज के डेट में जो एक चीज़ है, ईगो है कि यार मैं कर लूँगा, अपने आप ही कर लूँगा, एक जो होता है ना, तो मुझे लगता है कि शायर के अंदर ये नहीं होना चाहिए, या एक लर्नर के अंदर, सीखने वाला, अगर आपके अंदर कुछ सीखना है आपको कुछ, तो आपको सबसे पहले इसको ख़त्म करना होगा कि नहीं मैं अकेले ही कर लूँगा। क्योंकि मुझे लगता है कि सोसाइटी में आप हर एक इंसान से कुछ ना कुछ सीखते हो, लेकिन आप अपने लिए वो रास्ते बंद कर देते हो जब आप ये सोच लेते हो कि मैं खुद ही सब कुछ कर लूँगा। True. तो इसलिए भी मैं ये शायरी की जर्नी को जानना चाह रहा था आपसे। और जो इसमें अगला मेरा सवाल इसी से जुड़ता हुआ है कि जब हम लोग शायरी सीखने की बात कर रहे हैं और शायरी पर दुनिया में जैसे नए लड़के आजकल, जो भी लोग, युवा लोग मेरे से मिलते हैं, आपसे भी मिलते होंगे तमाम लोग, जी। और वो कहते होंगे कि भैया ऐसा कैसे कहा जाए, या सर ऐसे कैसे कहा जाए कि वायरल हो जाए, या ऐसा कैसे कहा जाए कि हमारा शेर लोगों तक पहुंच जाए। या तो मुझे लगता है कि शायरी सीखना और वायरल हो जाने के बीच का जो डिफरेंस है, मैं उस पर थोड़ा सा नज़र चाहूँगा कि आप रखें अपनी बात। जो लोग सीखना चाहते हैं और उन्हें ये समझना होगा, वायरल ऐसी चीज़ है कि जो आज वायरल है वो कल नहीं होगा, कल कुछ नई चीज़ आ जाएगी। तो आपकी जो भी चीज़ आप क्रिएट कर रहे हो सिर्फ वायरल होने के लिए, हो सकता हो जाए वायरल, लेकिन क्या होगा 2 या 3 दिन के बाद, क्योंकि रोज़ नई चीज़ वायरल हो रही है। आज हम देखते हैं कुछ भी वायरल हो जाता है। तो आप जो क्रिएट कर रहे हैं उसकी आर्काइवल वैल्यू क्या है, वो कब तक टिकेगा, कब तक रहेगा। मेरे समझ से तो वो जब तक रहना चाहिए जब तक दुनिया रहेगी। आप कुछ ऐसी चीज़ बनाएं, और ये आसान काम नहीं है। आपने वो चीज़ लेके इस शायरी में क्या करते हैं कि हम अपने थॉट्स, अपनी इमेजिनेशन, अपना तख़य्युल, तसव्वुर से चीज़ें निकाल के उसको कागज़ पे उतार देते हैं। तो इस तरह की ये आर्ट फॉर्म है। शब्द नहीं थे पहले, सिर्फ ख्याल था, फिर वो शब्द आए, फिर वो तब्दील हुआ शेर में या नज़्म में, और वो आ गया। तो क्या आपकी ये पूरी मेहनत आप सिर्फ कुछ दिन की, कुछ घंटों की वायरल होने के लिए कर रहे हैं? और अगर आप देखें पीछे मुड़ के, तो आप देखें कि कोई भी बहुत ज़्यादा वक्त तक वायरल नहीं रह सकता, ठीक है। और वो चाहे चौंकाने वाले या वैसे शायर हों, कि एक दौर आता है उसे लोग पसंद करते हैं, फिर एक कुछ पीछे से नए लोग आते हैं और वो अपनी जगह बना लेते हैं। लेकिन अगर आपको वो जर्नी अपनी लॉन्ग लास्टिंग रखनी है, उसके लिए आपने ये देखना है जो आप क्रिएट कर रहे हैं उसमें आप सारे पैरामीटर्स फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। उससे लोग भी सीख रहे हैं, लोगों का भी फ़ायदा हो रहा है। ऐसा तो चीज़ नहीं है कि सिर्फ वो आप और लिटरेचर में एक ख़राबी लेके आ रहे हैं। आप कुछ ऐसी चीज़ बना देते हैं या कुछ जिसको आपको उस वक्त तो आप वायरल हो गए, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो जूनियर सीख रहे हैं आपसे, वो भी उस तरफ मुड़ जाएंगे और वो पूरे लिटरेचर को नुकसान पहुंचाएगी वो चीज़। तो वायरल होने की ना सोचें। शायरी इसकी कोई मंजिल नहीं है, ठीक है। ये सफ़र ही सफ़र है। आपको इसमें डेली बेसिस पे अपनी जर्नी को मॉनिटर भी करना है कि मैं सफ़र कर रहा हूँ उसमें कितनी दूर आ गया। कितनी दूर से मतलब नहीं, मंजिल के कितना करीब आ गया, इसमें कोई भी मंजिल नहीं है। शायर शेर कह सकता है, उसका कोई लास्ट वो नहीं है, बिल्कुल डेस्टिनेशन। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक बहुत सुंदर बात आपने कही, जो इस बात से मुझे निकला कि शायरी सफ़र ही सफ़र है, कोई मंजिल नहीं है। आप इस यात्रा में हमेशा रहते हैं, आपको रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखना होता है और नया सुनना होता है। और मुझे लगता है कि शायर एक ऐसा इंसान है जो राह चलते किसी का दर्द देखेगा और एक आह निकलेगी और वो आह शायरी में तब्दील हो जाएगी।
जो मुझे लगता है कि मैं जब कविताएं लिखता हूँ या जब मैं, तो मेरी यात्रा, कविताओं की यात्रा ऐसी ही होती है कि अचानक से किसी का कॉल आता है और वो बहुत दुखी होता है, शायद उसकी बात सुनकर कविताएं आती हैं, या तो भावनाओं को व्यक्त करने का एक जरिया ही तो है ना। तो ये बहुत सुंदर बात आपने कही कि वायरल होने के पीछे नहीं, हमें कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहिए जिसकी आर्काइवल वैल्यू हो, जैसा आपने कहा। तो अब इस सवालों के सिलसिले में हम थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। सभी लोग जानते हैं कि आप दुबई के भी महफिलों में रहते हैं, अबू धाबी के भी महफिलों में, हिंदुस्तान में भी आते जाते रहते हैं, महफिलों में रहते हैं। तो एक जो सवाल मेरे मन में आया था, जो सुबह ही आज मैं डिस्कस कर रहा था, कि हिंदुस्तानी जो शायर हैं, हिंदुस्तान के जो शायर हैं, और जो पाकिस्तान के शायर हैं, अब्बास ताबिस हो गए और भी तमाम नाम वहाँ पर दुबई में आपसे मिलते रहे होंगे, उन लोगों के थॉट प्रोसेस में क्या चेंज रहता है शेर लिखते वक्त, या क्या अलग वो लोग करते हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान की शायरी में? क्या अलग आपने नोटिस किया हो कुछ, अगर ऐसा? देखिए, हर शायर का अगर आप मुल्क में डिवाइड करेंगे इसको तो एक बहुत वो हो जाएगा, लेकिन अगर आप देखें एक ही शहर के दो शायर का थॉट प्रोसेस अलग होगा, तो ये तो फिर दो मुल्कों का है। तो थॉट प्रोसेस अच्छा है कि अलग हो, ताकि नई नई चीज़ें निकल के आएँ। बिल्कुल। और थॉट प्रोसेस हर शायर का मुख्तलिफ होता है। बहुत से ऐसे शोरा भी होंगे यहाँ पे जिनका और एक पाकिस्तान के कुछ किसी शायर का एक सेम ही होगा। तो थॉट प्रोसेस का ये है कि उन्हें उर्दू ज़बान पढ़ाई जाती है बचपन से, क्योंकि वो नेशनल लैंग्वेज है वहाँ की, तो उनको ज़बान का ज़्यादा इल्म है। सेम टाइम उनकी कुछ रीजनल ज़बानें भी हैं जिसका लिटरेचर पढ़ा हुआ है। हम क्या कर रहे हैं अब यहाँ पे इंडिया में कि हमारी जो रीजनल लिटरेचर है, ठीक है, उसका हम उसको नहीं यूज़ कर रहे हैं, उसको नहीं पढ़ रहे हैं। हम सिर्फ जो, अगर हम उर्दू हिंदी में शायरी कर रहे हैं तो हम वही पढ़ रहे हैं, लेकिन आप देखें कि उन ज़बानों में भी बहुत अच्छा लिटरेचर क्रिएट हुआ है, तो उसको पढ़ना चाहिए। तो आपकी जो वोकैबुलरी भी बढ़ेगी, आपको नए टॉपिक्स मिलेंगे बात कहने के लिए और सीखने को मिलेगा। तो एक अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान में आप देखेंगे तो वो उनकी एक रीजनल ज़बान सिंधी है, सराइकी है, पंजाबी है, पश्तो है, उन बलूची। भाषाओं में भी वो लोग शेर कहते हैं। हाँ, ये एक बड़ी बात है कि सराइकी शायर वो उसमें सराइकी में भी कह रहा है और इधर भी कह रहा है, उर्दू में भी। तो अब आप सोचें कि वो दोनों पढ़ रहा है जब भी कह पा रहा है, तो हमारे यहाँ शायद ये कमी है। हमें इस तरफ भी ध्यान देना होगा। इसके अलावा ओवरऑल ये है कि आज की जो दौड़ भाग है उसमें बस वही, जैसे पहले आपने पूछा कि तो तेज़ी से आगे बढ़ने की वजह से हमें ये नहीं लग रहा है, पता चल रहा है कि हम गलत रास्ते पर मुड़ गए, क्योंकि जल्दी बहुत है। बिल्कुल। और वो जल्दबाजी में जो प्रोसेस से एक चीज़ निकल के आती है वो अच्छी बनती है, बिल्कुल। तो वो प्रोसेस फॉलो नहीं हो रहा है। और फिर बहुत सी और भी वजूहात हैं कि हर मुल्क के, हर सिटी के अपने मसाइल होते हैं। पाकिस्तान की अपनी चीज़ें हैं, हिंदुस्तान के शायर अपनी तरह से सोचते हैं, और वो नज़र भी आती हैं चीज़ें, उनके मसले, उनकी परेशानियाँ, और हम इसको बहुत आराम से नोटिस कर सकते हैं उनकी शायरी में। और लेकिन अगर आप पीछे मुड़ के देखें और जाके कि, लेकिन पहले तो सब एक ही था, ये दो मुल्क थे भी नहीं, तब भी मुख्तलिफ शायरी हो रही थी, ठीक है। अगर उस रीजन में जो उस वक्त शोरा थे, फैज़ या इकबाल का नाम लें, तो दोनों ही पंजाबी, जो पंजाब बेल्ट है उससे ताल्लुक़ था उनका, जबकि एक ही पंजाब था, लेकिन वो मुख्तलिफ शायरी हो रही थी। लेकिन जो इस तरफ से हमारी तरफ लुधियाना, जालंधर, जो अब इंडिया का हिस्सा है, वहाँ अलग शायरी हो रही थी। तो शायर कहीं भी हों, अलग अलग शहरों में थॉट प्रोसेस डिफरेंट होते ही हैं। रीजन का भी एक फ़र्क पड़ता है, रीजन का लैंग्वेज का भी फ़र्क पड़ता है, लैंग्वेज का फ़र्क पड़ता है, आपके उस शहर में किस तरह की शायरी हो रही है। अगर आप इसको आप अगर और डीप डाउन करें इसको, तो आप देखेंगे कि एक, जैसे हम कहते हैं ना, शायरी के स्कूल हैं, जैसे दिल्ली स्कूल ऑफ शायरी, लखनऊ स्कूल ऑफ शायरी, रामपुर, हैदराबाद, कुछ हद तक अमरोहा। तो आप देखेंगे जो उनके सीनियर शायर थे, तो अगली जनरेशन उनको फॉलो किया, तो एक पूरा कुनबा बन जाता है। तो उसको बोलते हैं दबिस्तान, कि वो दबिस्तान एक लफ्ज़ है इसके लिए। लेकिन डिफरेंट स्कूल ऑफ शायरी, मज़ा मेरी नज़र में जब है जब सेम स्कूल ऑफ शायरी के लोग डिफरेंट तरह के शेर हैं, बिल्कुल। तो वो हमें अब देखने को नहीं मिलता है।
तो आप अभी आप कभी आप देखें तो आपको बहुत से शायरों के लहजे बिल्कुल सेम मालूम देंगे। सेम मिलते, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका यही है कि वो उसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं जो उनके सीनियर्स करते चले आए हैं। बिल्कुल। तो नया जाविया और नया जो डायरेक्शन है, जिसके बारे में और सोचा जा सकता था और काम किया। और जो आपने अभी एक बात बोली कि जो मुझे एक मुहावरा लगता है कि धीमी आंच पे जब कोई चीज़ पकाते हैं तो उसका जो स्वाद होता है वो अलग होता है, जल्दी से पकाकर दे दिया जाए खाने में। तो शायरी मैगी नहीं है। और वही शायरी मैगी नहीं है कि 2 मिनट में बन जाए, नोट कर लो दोस्तों। बिल्कुल, शायरी को मैगी की तरह नहीं बनाना है, तो इस पे थोड़ा वक्त देना है। नए शायर जो ये वीडियो देखेंगे मैं उनके लिए भी बात कह रहा हूँ, क्योंकि आजकल जैसे दिल्ली में या किसी भी शहर में आजकल कार्यक्रम बहुत होते हैं, जैसे ओपन माइक का भी कल्चर है, तो लोगों को हर बार सुनाने के लिए कंटेंट चाहिए। तो वो लोग क्या करते हैं कि अब जैसे एक शायर शेर उन्होंने 2 गज़लें अच्छी कही हैं, लेकिन 2 गज़लें वो लगातार हर जगह तो नहीं पढ़ सकते हैं, तो फिर वो तीसरी गज़ल, चौथी गज़ल कहने के चक्कर में, जल्दी कहने के चक्कर में, फिर वो धीरे-धीरे अपना जो बहुत सोच कर समझ कर एक कंटेंट आ सकता था उसमें फिर वो जल्दीबाजी करके कुछ सतही शेर कहते हैं और फिर उसको बाद में लोग कहते हैं कि अरे यार ये अच्छा शायर था लेकिन उन्होंने ये शेर कह दिए। तो देखिए ओपन माइक को लेके मैं ओपन हूँ, बिल्कुल उसमें कोई मैं खराबी उसके नहीं खिलाफ है, नहीं हूँ। बिल्कुल नहीं हूँ, मैं भी नहीं हूँ। मेरा ये है कि उनका सफर ही स्टेज से शुरू हो रहा है, यहाँ प्रॉब्लम है मेरे लिए। ठीक है, जो वक्त उन्हें गुजारना चाहिए था सीखने में वो उन्होंने नहीं गुजारा, वो सीधा स्टेज पे आ गए। अब उनको लगता है अब इसके आगे के स्टेज मिले उनको, आगे के स्टेज पे लोग सीखे हुए बैठे हुए हैं, True. आप नहीं सीख के आए हैं, तो फिर आपको मुश्किल होती है। आप ओपन माइक जाइए, आप में कॉन्फिडेंस आएगा लोगों के सामने पढ़ने का, आप वहाँ पे अपना जो शुरुआती दौर का लिखा जो भी हुआ है, कलाम हाँ। होता है वो पढ़ें आप जाके, और उसके बाद लोगों से मैं फिर वो कहूँगा फिर से जाएं बुक्स की तरफ और देखें, True. और जाके देखें कि गलतियाँ कहाँ हो रही हैं, और लोगों को जब आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा आपसे कोई बेहतर भी कह रहा है तो ये बेहतर क्यों कह रहा है, इसके क्या रीजंस हैं, और फिर आप बाकायदा स्टेज की तरफ से वापस मुड़ें और सीख के जाएं। देखिए बता दूं, ओपन माइकर्स की फिर ओपन माइक ही वो पढ़ते हैं, और मेरे पास एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसने ओपन माइक से रेख्ता पढ़ा है। जी बिल्कुल। ठीक है, तो हमारे अबू धाबी के एक शायरा हिना अब्बास जो इस साल जी जी मुशायरा पढ़ने आई थी, बिल्कुल। उनका सफ़र दुबई और अबू धाबी के नशिस्तों सर्किट में से नहीं, ओपन माइक से ओपन शुरू माइक से हुआ शुरू, था। ओके। ओपन माइक से शुरू हुआ था, फिर जो हम घरों में नशिस्त करते थे उसमें शामिल हुई वो, और सीखा, और बहुत पढ़ा एक एक बात को, और वो उनका ख़ानदान भी अदबी ख़ानदान है, तो मेहनत करके ये हुआ कि संजय सराफ साहब ने उनको हमारे एक इवेंट में सुना और उनको बाकायदा वहीं दावत दी, और आप वो आ गए यहाँ पर। तो मैं ये बता रहा हूँ कि अच्छी, क्योंकि उन्होंने उस मुशायरे में पढ़ा बहुत अच्छा पढ़ा, हम लोग थे उस दिन। तो कहने की बात सिंपल ये है कि ओपन माइकर्स को ना अपग्रेड कब होना है उन्हें पता होना चाहिए, या क्या आप ओपन माइक ही करते रहेंगे। ओपन माइक में तो फिर आपके जैसे ही लोग हैं ना, आप अपने से सीनियर लोगों के साथ जाइए और सीखिए, और मतलब फिर ओपन माइक एक शुरुआती सीढ़ी है बस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, वो सिर्फ झिझक निकालने के लिए है, और एक आपकी हॉबी को और थोड़ा सा पुश देने के लिए होता है, लेकिन सीखना जो है वो सबसे जरूरी इस पूरी कहानी में मुझे लगता है कि सीखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो एक और सवाल जो जिस पे हम बात करना चाह रहे थे कि जो ये थॉट प्रोसेस की जिस हम बात कर रहे थे, इसके अलावा जो एक सामईन की भी जो बात होती है जिस पे अभी हम लोग कह रहे थे कि हिंदुस्तान की जो सामईन है, पहले भी आपने देखे होंगे मुशायरे, अभी की सामईन और दुबई की सामईन में क्या फ़र्क आपने महसूस किया है? वहाँ पर शेरों को लेकर किस तरह का या शायरी को लेकर किस तरह का माहौल है? क्योंकि यहाँ के बहुत ज़्यादातर लोग जो वीडियो देखेंगे वो दुबई नहीं गए हुए हैं, तो उनको एक दुबई के मुशायरे को लेकर एक मन में रहता है कि यार मैं दुबई का मुशायरा कब पढ़ूंगा, या कब, एक मजाक के तौर पे भी लिया जाता है कि यार अगर दुबई का मुशायरा पढ़ा जाए तभी शायर मान, एक मतलब एक आपसी दोस्त यार जब शायर बैठते हैं तो बोलते हैं कि भाई दुबई का मुशायरा पढ़ लो तभी शायर माने जाओगे। तो इस तरह का कुछ है, तो ऐसा क्या है जो वहाँ के लिए बहुत वैसा माना जाता है उस चीज़ को? दुबई जब हम बात करते हैं तो आप लोगों के लिए एक चाम है। ठीक है, सिर्फ दुबई के मुशायरे नहीं, लोग दुबई जाके नौकरी करना चाहते हैं, लोग दुबई जाके रहना चाहते हैं। तो एक कंट्री के पीछे आप देखेंगे एक पूरी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हैं। एक उसका लाइफस्टाइल, शहर का एक वाइब है उसकी दुबई की, तो एक तो यह हावी हो जाती है। लेकिन अगर आप दुबई पढ़ के आए एक बार और आपने बहुत अच्छा पढ़ा, ठीक है, उससे ये होता है कि आप एक इंटरनेशनल मुशायरा पढ़ने का एक आपको टैग मिल जाता है कि भाई इन्होंने इंटरनेशनल पढ़ा है। लेकिन
जो सामाइन का फ़र्क आपने पूछा, तो दुबई का बस यही है कि इंटरनेशनल है, इसके अलावा कुछ नहीं है। सामाइन वो सुनने आते हैं जिस तरह का आप उन्हें सुनाते हैं। आप जैसे शायर और शायरात बुलाएंगे, वो जब आप पोस्टर रिलीज़ करते हैं तो लोग देखते हैं, अच्छा ये आ रहे हैं मुशायरे में, भाई इन्हें मुझे सुनने जाना है, अच्छा ये आ रहे हैं, मुझे ये पसंद नहीं, नहीं जाना है। तो बेसिकली आप ही तय करते हैं कि आपके सामाइन किस तरह के होंगे। एक शहर में भी आप करा लें 2 मुशायरे और डिफरेंट सेट ऑफ एक फ़हरिस्त में रखें हैं शोरा की, तो आप देखेंगे कि दोनों मुशायरों में डिफरेंट पब्लिक आ रही है। कुछ नाम होंगे सेम, बट कुछ बिल्कुल डिफरेंट आ रहे हैं। और उसमें अच्छा, मुशायरा सुनने जो है ना बहुत से लोग आते हैं, लेकिन शेर समझने वाले उसमें बहुत कम होते हैं। ट्रू। तो दुबई में कुछ हद तक ये है कि शेर समझने वाले लोग हैं। जिस तरह से वहाँ पे मुशायरे होते हैं तो लोगों की तरबियत हुई है। और ख़ुसूसन मैं यहाँ पे अबू धाबी का नाम लूँगा। वहाँ पे हम लोग हैंड पिक ऑडियंस है हमारी, क्योंकि हमने बहुत पॉपुलर नाम जो जो रेगुलर बेसिस पे आते हैं, हम थोड़ा बचते हैं उनसे। हम उन नामों को बुलाते हैं जो बहुत अच्छे हैं। अच्छे हैं हमारे लेकिन मुशायरे का जो मयार है वो मयार जो नाम है उसका, वो सुकनवर बहुत अच्छे हैं। हम्म। तो उसकी पहली शर्त तो ये है कि वो अच्छा सुकनवर होना ही चाहिए। जी दूसरी शर्त ये है कि हम एक शायर बुलाते हैं जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों से बाहर रह के शायरी कर रहा है। जी हम एक मिडिल ईस्ट से बुलाते हैं। उसके अलावा हम नौजवान एक इंडिया से और एक सीनियर इंडिया से बुलाते हैं। एक नौजवान और एक सीनियर पाकिस्तान से बुलाते हैं। तो इस तरह से तो बाकी एक वाहिद अंजुमन है मेरी, जिसका नाम आप जानते हैं कल्चरल कारवां है, कल्चर का कि जो मैक्सिमम लोकल टैलेंट को प्रमोट उन करते हैं। प्रमोट करता है। आप देखते होंगे कभी कभी खिलाड़ी सेलेक्ट होता है और टीम में नहीं आता है, True. लेकिन वो बेंच शेयर कर रहा होता है सीनियर प्लेयर्स के साथ, ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहा होता है। ऐसे ही जो हमारे मकामी शायर हैं, जब वो सीनियर शायरों के साथ या इंटरनेशनल शोरा के साथ पढ़ते हैं और तो वो कल्चर समझते हैं, क्या चीज़ चल रही है, कैसे प्रेजेंटेशन है, क्या परफॉर्मेंस होती है, कैसे इंतखाब करना चाहिए पढ़ने के लिए। तो हम वो काम भी करते हैं और धीरे धीरे वो उन्हें समझ में चीज़ें आ जाती हैं। तो हर बार हम एक मकामी शायरों का मुशायरा भी करते हैं, उसमें भी ऑडियंस बहुत अच्छा सुनती है। और फिर एक सीनियर मुशायरा होता है, जो इंटरनेशनल मुशायरा है, उसका नाम सुखनवर बहुत अच्छे है। तो वो उसमें यही है कि सामईन जो हैं वो फ़हरिस्त देख के आते हैं। तो हम किसी भी ऐसे नाम को नहीं बुलाते हैं जो कि सिर्फ भीड़ लाने के लिए रखा जाए फ़हरिस्त जी में। हम कोशिश करते हैं वो बस शायरी पढ़े। शायरी को खूबसूरत बिल्कुल, शायरी को बनाए खूबसूरत शायरी बस वही है। तो इसका मुख्तसर जवाब ये भी है कि जैसा आप सुनाएँगे वैसे लोग सुनेंगे। वैसे लोग तो आएंगे। हमने अभी तक ख़राब नहीं सुनाया अबू धाबी में, जी जी। तो इसलिए और ये ऑडियंस अच्छी बहुत है। सुंदर प्रयास है सर आपका, जैसे कि हमेशा से दुबई को ही एक वो जगह मानी जाती रही, लेकिन वो अबू धाबी में जो आपने प्रयास किया है पिछले 1-2 सालों में, मैंने देखा है कोविड के बाद से जो आप लोगों ने कल्चरल कारवां को लेकर इतना सारा काम आप लोग लगातार कर रहे हैं वहाँ पर, ये बहुत सुंदर एक कोशिश होती है। मुझे अपने शुरुआती दिन याद आते हैं जब ओपन माइक्स भी नहीं होते थे, और एक पहली महफिल जो हमने चंडीगढ़ में ऑर्गेनाइज कराई थी, तो वहाँ मेरे पास जो परफॉर्मर्स की लिस्ट थी वो 70 लोगों की थी, और 70 बच्चे परफॉर्मर, बच्चे से लेकर बूढ़े तक लोग उस लिस्ट में थे जो अपनी बात कहना चाहते थे कविता के माध्यम से, शायरी के माध्यम से। तो उस दिन मुझे लगा था कि ये कितनी ऐसी चीज़ है कि लोगों को मंच ही नहीं है, कहाँ जाकर वो बात करें। सेम थॉट के लोग ही नहीं है एक जगह पर, लोगों को पता नहीं है कि एक ही मोहल्ले में 2 शायर रह रहे हैं लेकिन वो एक दूसरे को नहीं जानते, बिकॉज एक जगह ही नहीं है वैसी। और मुझे अभी भी एक बात याद आती है कि राजपुरा एक बहुत छोटा सा शहर है पटियाला और चंडीगढ़ के बीच में। मैंने वहाँ पे एक इवेंट करा था, 2019 की बात है, ये 18-19 के ही दिनों की, और वहाँ पर 30 परफॉर्मर्स थे हमारे पास, 25-30 परफॉर्मर थे। मैं इसलिए भी बोलता हूँ कि ओपन माइक खराब चीज़ नहीं है, क्योंकि वो शुरुआती दिन में जो पुश चाहिए होता है वो मिलता है। और वहाँ 30 में से 24 लड़कियाँ थी जो परफॉर्म करने आई थी। क्या बात। और लिटरली समवन, मतलब उनमें से कुछ लोग स्टेज पे आई एंड दे वर क्राइंग। वो मतलब उन्होंने रोते हुए बात बोली कि हमारे घर के लोग हमें अलाउ नहीं करते हैं कि हम चंडीगढ़ जाके परफॉर्म करके आए, हम लोग बस पोस्टर देख के रह जाते हैं कि हमारी बात कहने के लिए कोई मंच नहीं है। आप चंडीगढ़ से आए हमारे लिए, आपने राजपुरा में महफिल रखवाई है, ये बहुत बड़ी बात है। तो एक लड़की आई, वो बहुत, मतलब उसका नाम लेते ही वो रोना शुरू कर दी। फिर उसने बताया कि उसके घर वाले ऐसा उसको सपोर्ट नहीं करते हैं राइटिंग में, और आज भी वो झूठ बोल के आई है इस इवेंट में, और उसकी डायरी वायरी उन लोगों ने जला दी थी कि किसी वक्त पे। तो दुनिया में ऐसे लोग क्या क्या फेस कर रहे हैं, मतलब मैं हमेशा ग्रेटिट्यूड से भरा हुआ होता हूँ, कृतज्ञता से भरा हुआ होता हूँ कि हम बहुत
खुशकिस्मत हैं कि हम शायरी के ऊपर बात कर पा रहे हैं और हमारे ऊपर कोई रोक नहीं है कि तुमको ये नहीं करना है। हम अपनी पसंद का जीवन जी पा रहे हैं भारत में। ये बहुत खुश होकर कृतज्ञता के साथ कहना चाहिए, क्योंकि मैं उन लोगों से भी मिला हूँ जिन लोगों ने अपने सपने अपने परिवार के लिए छोड़ दिए, कमाने के लिए छोड़ दिए, अपने बच्चों के लिए छोड़ दिए। बहुत ऐसे लोग हैं। तो ऐसा भी मुझे लगता है कि जो ये मंच काम कर रहे हैं, जैसे कल्चरल कारवां हो गया या द सोल टॉक के जरिए हम कर रहे हैं, तो मैं लोगों से ये भी कहना चाहूँगा कि एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हम या आप या जितने भी लोग इस तरह का काम करते हैं, लोगों को जोड़ने का जो काम करते हैं, इसका सबसे बड़ा उद्देश्य यही होता है कि अगर हमारे इस प्रयास से किसी एक के भी ख्वाब हम वापस से जगा पाएँ, किसी एक के भी वो सपने पूरे हो पाएँ जो शायद उसने कभी 20 साल पहले देखा था, तो हमारे लिए वो बहुत बड़ी जीत है। किसी एक के ख्वाब को भी हम हकीकत में तब्दील करने का एक कर पा रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है सर आपका ये काम देखकर। तो सर अभी जो मैं बात बोल रहा था कि जब राजपुरा में इवेंट हुआ, वहाँ 24-25 लड़कियाँ आई, क्योंकि उस शहर में हुआ और उन्हें अलाउ नहीं था वहाँ पर जाना। तो मतलब मेरे लिए एक सवाल जो मेरे मन में आता है कि शायरात जो हैं या जो भी कवित्री हैं, तो इस दिशा में, इस क्षेत्र में लड़कियां बहुत कम एक्टिव हो पाती हैं। उसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या इस पर थोड़ा सा अगर आप। खैर, इसके मैं जो समझता हूँ वजूहात वो मैं बता सकता हूँ, लेकिन शायद कोई शायरा इस पर बेहतर जवाब दे सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि औरतों के लिए इस समाज में, सोसाइटी में सारी जर्नी टफ होती है। उनका घर से निकलना एक लड़के के लिए बहुत आसान है, एक लड़की के लिए बहुत मुश्किल है। इसके अलावा जब हॉबीज़ फॉलो करने का आता है तो घर वाले बहुत ज़्यादातर देखते हैं हम लोग के केसेस में कि बहुत कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आता है। और इसके अलावा जो हम शौरा या हम शायर, हम कवियों को वो माहौल बनाना पड़ेगा खुद से, जहाँ पे लड़कियाँ कंफर्टेबल फील करें, जहाँ पे वो आके अपनी बात कहे और उनको जज ना किया जाए और उनको इनकरेज किया जाए, जिसमें से जो भी अच्छा है उनको आगे प्रमोट किया जाए और किसी भी तरह से उन्हें उतनी आज़ादी दी जाए जितनी किसी एक शायर को दी जाती है या किसी एक मर्द को मिलती है। तो वैसे तो ये हर फील्ड में होना चाहिए जी। और यही एक वजह है सबसे बड़ी कि उसके लिए कुछ हद तक हम सब जिम्मेदार हैं। बिल्कुल। हमने वो माहौल नहीं बनाया अभी तक और वो बनना चाहिए। धीरे-धीरे आना चाहिए और ज़्यादातर लड़कियों को मौका मिलना, लड़कियों को क्या, सबको अपने कम से कम जो अपने सपने हैं उस पर काम करने का हक तो सभी को है ना। ये इसमें कोई शायरी होती है, मेल फीमेल का चक्कर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और मैं उसके भी एक और चीज़ यहाँ पे हो रही है कि उनको अलग थलग करने के लिए कि शायरात का मुशायरा जी, भाई क्या वो अलग हैं जो उनका अलग मुशायरा हो रहा है, या वो कोई अलग तरह की चीज़ कह रही है? बिल्कुल। या ठीक है, मिज़ाह का मुशायरा समझ में आता है कि आप मज़ाहिया मुशायरा या एक तंज़िया मुशायरा आप रख रहे हैं जिसमें तंज़ो मिज़ाह की शायरी होगी, वो एक अलग सिन्फ है या शायरी की एक अलग विधा है। लेकिन लड़कियां तो वही शेर कह रही हैं जो एक लड़का कह रहा है, तो उनको उसी स्टेज पे मौका देना चाहिए, उनके लिए अलग से नहीं उसको जाना चाहिए। और मैं कुछ लोगों को जानता हूं कि जिन्होंने इसकी मुखालफत की है लड़कियों ने, और ऐसे स्टेज मना कर दिए कि मतलब क्यों हम क्यों आएंगे सिर्फ, हाँ, मतलब हम क्या अलग हैं सबसे, सबको बराबर रखना, इक्वालिटी की बात होती है। आपने सुना है कभी कि इसके शायरों का मुशायरा हाँ, या सिर्फ शायरों का मुशायरा? ऐसा नहीं होता है। तो ये ये भी एक चीज, ये गलत चीज़ है जो हम अभी नोटिस नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरी नज़र में है ये चीज़, और ये ख़त्म होनी चाहिए और उन लड़कियों को उसी स्टेज से बुलाना चाहिए जिसमें मर्द जो हजरात हैं वो पढ़ रहे हैं। और फिर मैं ये कहूँगा कि जब वो लिख रही हैं उनका सफ़र भी, एक तो शायरी का सफ़र समझ में नहीं आता शुरू में, कैसे सीखें, क्या करें, और लड़कियों के लिए भी बड़ा मुश्किल होता है कि लड़का तो फिर भी आपने चलो बात कर ली किसी से भी, उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि अनजान आदमी से या किसी सीनियर से कैसे बात करें। तो जो सीनियर्स हैं उनको ये माहौल बनाना चाहिए कि कंफर्टेबली कोई भी आके उनसे कुछ बात कर सके। और अदरवाइज कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है जहाँ पे इस पे कोई काम हो रहा हो। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी बात आपने कही कि हम सभी को दुनिया को एक नज़र से देखने की ज़रूरत है, मेल फीमेल करके देखने की ज़रूरत नहीं है। एक बेसिक चीज़ है, अगर इसको हम ख़त्म कर दें तो मेल फीमेल या कोई भी जेंडर, अगर हम लोगों को एज ए ह्यूमन देखना शुरू करेंगे तो वहाँ से ही वो हमें अपने घर से शुरू करनी होगी इस चीज़ को, फिर धीरे धीरे वो सब स्कूल और फिर सोसाइटी में धीरे धीरे वो चेंज आएगा। और वो मुझे लगता है कि अगर हम बचपन से इस चीज़ पे
अभी से अपने बच्चों को ये अगर हम इस तरह से समझाएं या ट्रीट करें या उनको ये समझाएं कि कैसे ट्रीट करना है एज अ ह्यूमन सबको इक्वली, तो वहां से धीरे धीरे परिवर्तन आएगा। और मुझे लगता है इट्स अ लॉन्ग थिंग, इट्स अ लॉन्ग जर्नी, धीरे धीरे वो चेंज काफी चेंजेस आए हैं और लड़कियां बहुत तेजी से आगे आ रही हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे शेर कह रही हैं और बड़े बड़े स्टेजेस पे परफॉर्म भी कर रही हैं। बिल्कुल, और ये बहुत खुशी की बात है हमारे लिए, इसमें कोई दो राय नहीं। तो अभी हम इसी पे बात कर रहे थे, तो जो थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि शादी और शायरी को लेकर जो बात है कि शादी और शायरी में लोग हमेशा एक जिया मौजूदीन साहब है, उन्होंने एक स्टेज से ये बात कही थी कि शायरों को शादी ज़रूर करनी चाहिए, कि अगर शादी अच्छी हो जाती है तो लाइफ अच्छा हो जाता है, और शादी अच्छी नहीं होती है तो शायरी अच्छी हो जाती है। तो इस बात को उन्होंने हालांकि मजाकिया लहजे में कहा था, तो मैं उस पर आपका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू चाहता हूँ कि तो शादी का ये मामला है कि शादी मेरी हो गई है, तो मेरी ज़ाती राय ये है कि अगर आपको अच्छी वाइफ मिल गई तो इसकी गारंटी है कि आपकी शायरी और अच्छी हो जाएगी। ये मेरा ज़ाती राय है। उनसे मैं जो जिया साहब से थोड़ा सा यहाँ पे इख्तलाफ है मेरा। तो और अगर आपकी शादी अच्छी नहीं निकली या आपको वाइफ अच्छी नहीं मिली तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि मतलब शायरी आपकी अच्छी ही हो जाएगी। तो बेसिकली आपको एक सुकून भरी फैमिली लाइफ चाहिए होती है, उसके लिए अच्छी शादीशुदा ज़िंदगी, अच्छी वाइफ, अच्छी फैमिली का होना इम्पॉर्टेंट है। तो जो क्रिएटिविटी होती है वो हम एक खुशहाली में जब हम सुकून में होते हैं तो उसका लेवल और बढ़ जाता है। और जब आप परेशान होंगे ज़हनी तौर पे अपनी फैमिली साइड से या अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से, तो मुझे लगता है आपकी जो सोच है वो महदूद हो जाती है, क्योंकि आप अपनी परेशानियों में घिरे होते हैं। तो आपकी जो क्रिएटिविटी है वो कहीं ना कहीं एक लिमिट में आ जाती है, उससे आगे आप सोच नहीं पाते हैं, क्योंकि पहले वो परेशानी ज़्यादा ज़रूरी है जो आप झेल रहे हैं या आप शायरी करें उसमें। अब ऐसे भी कुछ लोग होंगे जो मुझसे मतलब मेरी राय से इत्तेफाक नहीं रखते होंगे। मुझे पूरी वो एक होते ना कि जब मुझे पता होता है कि सब कुछ को देखने वाला है तो मैं आराम से शायरी कर सकता हूँ। वो समझती है जब मैं शेर कह रहा होता हूँ तो उस वक्त पूछती हैं कुछ चाहिए या कुछ चाय वाय ये वो सब। तो वो स्पेस का मिलना वो मुझे हासिल है। इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि जो भी लोग अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, जॉब के साथ और भी चीज़ें कर रहे हैं, तो उनके जो पार्टनर को कैसा होना चाहिए, आपको क्या लगता है कि क्योंकि बहुत सारे लोग ये वीडियो देखेंगे तो वो शायद अपने पार्टनर को समझा सके इस माध्यम से कि यार अगर मैं शायरी कर रहा हूँ तो मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ तुमसे, अगर मैं अपने पैशन को फॉलो कर रहा हूँ जॉब के साथ साथ, तो व्हाट यू सही। अच्छा, इसमें क्या है कि आप हमेशा हम जब बात करते हैं ना, अब जैसे तुम्हारे भी ये सवाल था कि आपको आपके पार्टनर से कैसे सपोर्ट चाहिए। आप देखें क्या आप अभी तक सपोर्ट कर रहे हैं, वो तो परेशान नहीं है आपकी शायरी से। वो तो ऐसा नहीं कि आपने सारा फोकस शायरी पे दे दिया तो आप फैमिली लाइफ और आपकी जो हॉबी है उसको बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर नहीं बैलेंस कर पा रहे हैं तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम होगी घर में, और बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, घर पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो प्रॉब्लम होगी। सेम टाइम जब आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ से फोकस हटा लेंगे और सिर्फ एक तरफ फोकस रखेंगे तो आपकी वो लाइफ प्रोफेशनल लाइफ प्रॉब्लम में आ जाएगी। तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए हमें शायर के ऐसे नॉर्मल आदमी के लिए फैमिली लाइफ और वर्क लाइफ होती है, हमारे साथ एक हमारी शायरी की ज़िंदगी भी है। तो हम तीन तरफ बैलेंस कर रहे होते हैं और हमें लगता है कि हमें तीनों चीज़ों में अपना 100% देना है। क्योंकि अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ या आपके जैसे अगर आप बिजनेस में वो अगर डिस्टर्ब हुआ तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम में आ सकते हैं। अगर आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हुई तो फिर आप और बड़ी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। और तो इसमें यह है कि आपको ये नहीं करना है कि आपने सिर्फ शायरी ही करनी है, और ज़रूर करिए लेकिन 100% दीजिए, जितना वक्त है वो पूरा फोकस रखिए उसमें, लेकिन 3 हिस्सों में बांट लीजिए ज़िंदगी अपनी। और लेकिन जब हमेशा एक बात कहती है मेरे लिए फैमिली फर्स्ट है, और शायरी जो है मैं अभी तक कोई ठीक है प्रोफेशनली पढ़ रहा हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा कमर्शियली मैं उसको नहीं देखता हूँ, क्योंकि घर चल रहा है किसी और उससे। तो कोशिश ये करें कि प्रोफेशनली भी ग्रो करें, अपनी फैमिली के साथ भी बहुत अच्छे रहें और शायरी में भी पूरा दें, और तो आप देखिएगा तीनों चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल। तो बहुत मुबारकबाद पहले तो आपके जीवन में जितने भी लोग हैं जिन्होंने आपको एक खूबसूरत इंसान बनाने की तरफ प्रेरित किया है, और ये बहुत सुंदर बात होती है कि हमारे आसपास के लोग जब हमें एक सुंदर इंसान बनाने में मदद करते हैं किसी भी तरह से, तो वो बहुत खूबसूरत एहसास होता है। बिल्कुल। तो इसमें एक और जो सवाल इससे पहले कि
जो जैसे नए लड़कों में होता है कि आजकल जो है कि जो मैं एक दिन एक स्टेज से बोल भी रहा था कि आजकल के लोग जो है वो निरंतर प्रेम कर रहे हैं, मतलब आज प्रेम में है, फिर कल ब्रेकअप होता है, फिर परसों फिर प्रेम में होते हैं, तो लगातार ऐसा चलता रहता है जीवन में रिलेशन। आपको परेशानी है इससे? तो मुझे बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है। तो लेकिन इसमें एक और बात बोलता हूँ कि लेकिन जब हम शायरी कर रहे होते हैं तो जब भी आम इंसान हमसे मिलता है तो वो उसको उसी तरह से जोड़ता है कि ब्रेकअप हुई तब आपने शायरी शुरू की है ना, तब आपने कविताएं लिखनी शुरू की। तो मुझे लगता है कि मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता है कि नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ हम शायरी, ब्रेकअप हुआ है तभी शायरी कर रहे हैं। और वो चूंकि फिल्मों में भी ऐसा दिखा देते हैं, अब रॉक स्टार में दिखा दिया कि भाई टूटे हुए दिल से ही संगीत निकलता है भाई, तो इसको थोड़ा सा आप अगर इस पे। तो आपने रॉक स्टार का एग्जाम्पल दिया तो यहाँ पे एक नाम आना ज़रूरी है। मेरे दोस्त थे, हम दिल्ली में एक ही फ्लैट में रहते थे, मौज़म बेग, जिन्होंने रॉक स्टार फिल्म लिखी है। अच्छा, अरे वाह जी, तो वो फिल्म की कहानी जो पर्दे पे आई है, उसके को राइटर बाद में इम्तियाज़ अली हो गए, वो एक अलग कहानी है, लेकिन मौज़म बेग की कहानी है वो। तो ये काफ़ी हद तक ये दर्शाने में उनका भी हाथ है। तो लेकिन ब्रेकअप एक तरह की परेशानी है, ठीक है, या किसी भी तरह का स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, जो भी कॉज है उसका, चाहे वो ब्रेकअप हो या कुछ फाइनेंशियल इशू हो, फैमिली इश्यूज हो, कुछ भी हो, अगर आप उस बीच में कुछ भी क्रिएट कर रहे हैं तो आप ये जान लीजिए, मैं अलग बात कह रहा हूँ, बिल्कुल इससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ जो ये लोग दुनिया समझती है, बल्कि मैं नए कहने वालों से कहूँगा उस वक्त आप शायरी ना करें, उस वक्त आप महसूस करें कहाँ से दर्द आ रहा है, कौन सी चीज़ आपको परेशान कर रही है, महसूस करें ठीक से उसे। अगर आप उस वक्त ही उसको शब्दों में ढालना शुरू कर देंगे तो आपके पास सिर्फ वही नज़र होगी जो उस दर्द को देख पा रही है, ठीक है। जब आप उससे उभर जाएंगे तब आप देखेंगे आप 50 नई चीज़ें आप सीख चुके हैं। फिर आप कभी जब आपको मौका मिले ज़िंदगी में तब आप उसको कैप्चर करें। और ये सब चीज़ें, ये जो आप महसूस कर रहे हैं, जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये आपके साथ ही रहने वाला है, क्योंकि ये आपका ही तजुर्बा है, या आप ही सिर्फ फील कर पा रहे हैं। तो ये आपकी शायरी में आएगा, लेकिन उसको ज़रा पकने दें, उसको पकने दें। उस वक्त आप करेंगे तो आप बहुत महदूद होकर सोचेंगे, क्योंकि उस परेशानी से आगे निकल ही नहीं पाएंगे, ज़िंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम नज़र आएगी। तो चाहे वो ब्रेकअप हो, चाहे वो नया इश्क हो, तो उसको सब कुछ महसूस करें, फ़ौरन लिखने की कोशिश ना करें। आप शायर हैं, आप जर्नलिस्ट नहीं है, कल अखबार में नहीं छपना है, आप रिपोर्टिंग नहीं करनी है, आपने उसको शेरियत से भरना है, आपने उसको और रिफाइन करके उस थॉट को पेपर पे लेके आना है, या कागज़ पे जो शब्द आते हैं वो अपनी बेस्ट फॉर्म में आए। तो मैं ये कहूँगा कि उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। शायर जो लिख रहा है बहुत हद तक वो महसूस करता है, सच है ये, लेकिन जो महसूस कर रहा है वो सच्चाई से लिख रहा है, इसमें मुझे बहुत ज़्यादा शक है। जी, तो ये बहुत सही बात आपने कही कि आपको, मुझे लगता है कि अपने तजुर्बात जितना वो पुराने होते जाएंगे उससे उसके और डायरेक्शन समझ में आते हैं कि अच्छा ये ऐसे भी हो सकता था, ये ऐसा हुआ तो शायद ये अच्छा ही हुआ। बहुत सारी बातें बाद में पता चलती हैं, जब उस दौर से हम गुजर जाते हैं उसके बाद, तब शायद उनको लिखा जाए तो वो ज़्यादा खूबसूरत तरीके से आप लिख पाएंगे। तो अभी इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि नए शायरों की बात हुई तो नए शायरों को लेकर एक सवाल है कि नए शायरों को लेकर हमेशा एक क्वेश्चन आता है, आपके पास भी आते होंगे इनबॉक्स में और तमाम जगह, कि शायरी की तरफ कैसे बढ़ें, मतलब सीखने का क्या हो, या उस तरफ अगर आप एक छोटी सी बात अगर उनको कह दें, एक डायरेक्शन देने वाली बात है कि एक क्या प्रोसेस होना चाहिए सीखने का। मैं उसे कहूँगा वो उन्होंने कोई गेम जब सीखा था तो किस तरह से सीखा था, ठीक है। क्रिकेट सीखा था तो गली में खेले थे ना पहले, ठीक है, और वो सारे काम किए थे। किसी के घर में बॉल चली गई तो गालियाँ सुन रहे हैं, नाली में बॉल चली गई तो निकाल रहे हैं, वो सारे एक्सपीरियंस करके वो गली से निकल के बंदा ग्राउंड तक पहुँचता है। शायरी का भी यही प्रोसेस है। आप सबसे पहले देखें आपके इर्द गिर्द कौन लोग हैं जो शायरी कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको शौक़ है तो पहले तो आप ये भाप लीजिए, अपने खुद को जज कीजिए कि आप में अंदर वो है। तो लोग कहते हैं जी हमें तो उर्दू बहुत समझ में आती है। कैसे समझ में आती है? कि जगजीत सिंह की गज़लें सुनिए, ठीक है, उन्होंने गज़लें गाई, उन्होंने बहुत बड़ी एक पूरे अहद को मुतासिर किया है, लेकिन आपके अंदर शायर है या नहीं शायर है ये उन्होंने नहीं बताया आपको। तो आप अगर शायर है तो आप जाके जब सोहबत में बैठेंगे उनकी, जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं, आपके मोहल्ले में कुछ लोग हो सकते हैं जो शायरी कर रहे हों, सीनियर जूनियर कोई भी, तो उनके साथ बैठें। उसके बाद पढ़ना शुरू करें, वो पढ़ना शुरू करें जो आपको पसंद आ रहा है, ठीक है। वीडियो ना देखें, वीडियो में परफॉर्म कर रहा होता है बंदा, उसको पैसे मिल रहे होते हैं, ठीक है, वहाँ से आप सीख नहीं पाएंगे, ठीक है। देखिए कुछ पुराने अच्छे वीडियोज़ भी मौजूद हैं, लेकिन जो अभी वो शायरों के वीडियोज़ हैं वो आपको रिपीट मिलेंगे कि एक शायर वही गज़लें 10 वीडियो देखेंगे वही लौट फिर के पढ़ रहा है, लेकिन उस शायर की किताब है,
उसकी किताब लीजिए, वो आपको 100-150 गज़लें उसमें मिल जाएंगी पढ़ने के लायक। ठीक है, तो आपको जब नई गज़लें आप पढ़ते हैं तो नए टॉपिक्स आप देखते हैं, अच्छा इसने ये भी कहा है, अच्छा ये ऐसे कहा जा सकता है। फिर आप नए शब्द सीख रहे होते हैं, ठीक है, शब्दों को बरतना सीख रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक प्रोसेस से आएंगी। अब बहुत से लड़के कहते हैं सर मेरे पूरे शहर में कोई शेर नहीं कहता, ठीक है, लेकिन क्या पूरे शहर में किसी को कोई शायरी पसंद ही नहीं करता है? तो इसमें जब हमें टीम में ना खिलाया जाए, ठीक है, तो अपनी टीम बना लेनी चाहिए। तो लाइक माइंडेड लोग ढूंढें। हमने दुबई में 3 लोगों से स्टार्ट किया, जबकि वहाँ आदमी माहौल था, लेकिन हमें एंट्री नहीं थी। तो नहीं मिल रही एंट्री, छोड़िए, ठीक है, अपना अलग विकेट बनाइए, अपनी टीम बनाइए, खेलना शुरू कीजिए। 2, 3, 4 लोग उठ बैठेंगे तो आप देखेंगे कि आप सीख रहे हैं, ठीक है, वो कुछ वो जानते हैं, कुछ आप जानते हैं। उसमें से जो बहुत अच्छा होगा वो ग्रो करके आगे निकल जाएगा, और अच्छा शेर कहने वाले का कोई रास्ता रोक नहीं सकता। और जहाँ कोई रास्ता रोके अपना, तो आप नया रास्ता बनाएं। बिल्कुल कोई भी आप मेरा एक शेर है, बनाया है बहुत मुश्किल से मैंने, बनाया है बहुत मुश्किल से मैंने नया रास्ता पुरानी रह गुजर से। क्या बात है। तो जो पुरानी रह गुजर से ही है, उसमें से आप नया रास्ता निकालें, ठीक है। और ये ध्यान रखिए, ये लोग जो भी आपको रोक रहे हैं ना, वो जहाँ पे रोक रहे हैं ना, वहाँ से जब आप दूसरा रास्ता निकालेंगे तो आप तेज़ी से आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो वो रोकने में वो खुद भी रुके रहेंगे वहाँ पर, वो आगे नहीं बढ़ेंगे। तो आप आगे बढ़िए, और कहीं मौका नहीं मिल रहा है, आप ऑनलाइन जाइए, ठीक है। ऑनलाइन मैं बहुत से दोस्त हैं जो मेरे शायरी सिखाते हैं, जिसमें बड़ा नाम है महेंद्र सिंह सानी। उन्होंने कितने, एक और बात मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा, महेंद्र सिंह सानी सर से, महेंद्र कुमार सानी सर पिछले दिनों हमारे साथ मिलकर उन्होंने हमने एक गज़ल की क्लासेस शुरू की थी, और 12-15 लोगों का बैच था। और खुशी की बात है कि वो 12-15 लोग 3 महीने का हमने कुछ क्लास करके चलाया था, और 12-15 लोग बहुत अच्छी गज़लें उन्होंने कही हैं। 3 महीने सीखने के बाद वो लोग लगातार उस ग्रुप में बने हुए हैं और अपनी रचनाएं भेजते रहते हैं सर को। सानी बहुत अच्छे उस्ताद हैं, बिल्कुल, और वो आपको बहुत खुशी खुशी सिखाएंगे, ठीक है। और तो ऐसा नहीं है कि रास्ते नहीं हैं। देखें, जब हम घर से निकलते हैं तो हमें रास्ता पता होता है, लेकिन ज़िंदगी में बहुत से ऐसे सफ़र आते हैं जहाँ पे हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा होता है, लेकिन फिर भी हम निकल पड़ते हैं। शायरी का सफ़र भी है, जब रास्ता ना दिखाई दे अपना रास्ता बना लो, ठीक है। तो ऑप्शन बहुत हैं, अगर सीखने वाला है बस फोकस रखें। अगर इसको दे रहे हैं 100%, किसी और की कीमत, मतलब कुछ और कीमत चुका के शायरी ना सीखें, तो प्लीज़ पढ़ाई पे ध्यान दें, अच्छे से पढ़ाई करें। जॉब कर रहे हैं तो अच्छे से जॉब करें, पूरा टाइम जो है वो उधर देने के बाद जो वक्त बचता है आपका शायरी का, वो शायरी को दें। लेकिन शायरी आपसे 100% मांगती है आपका, शायरी वो 99.9 भी नहीं चलेगा इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है इसमें। तो बहुत शानदार बातचीत रही सर, और मैं एक कुछ गज़लें हमने सेलेक्ट की थी, मैं चाहता था कि वो मैं आपसे ही सुनूं। आप ही की किताब खामोशी का मौसम से ये कुछ गज़लें हैं, तो मैं कहूँगा कि अगर आप ये खुद से ही शेर पढ़कर अगर हमें सुना दे तो। ज़रूर, किताब आपके पास है, अच्छा हुआ किताब है, क्योंकि मुझे याद नहीं है जी। और ये ज़्यादा ख़तरनाक बात है, क्योंकि अगर मोबाइल से पढ़ूंगा उसमें बहुत कुछ है जी, फिर प्रोग्राम का वक्त नहीं बचेगा जी। तो ये गज़ल है जो कि मेरी शुरुआती दौर की गज़ल है। इस तरह दिल है ये किसी के बगैर, वाह। इस तरह दिल है ये किसी के बगैर, गांव जैसे कोई नदी के बगैर। क्या कहने। इस तरह दिल है ये किसी के बगैर, गांव जैसे कोई नदी के बगैर, रात में पूछना है सूरज से, रात में पूछना है सूरज से, क्या करेगा वो रोशनी के बगैर। क्या कहने, क्या कहने। हमको एक और उम्र दे मौला, वाह। हमको एक और उम्र दे मौला, लेकिन इस बार आगही के बगैर। क्या कहने, वाह वाह वाह। हमको इस बात की खुशी है बहुत, हमको इस बात की खुशी है बहुत, जिंदगी काट ली किसी के बगैर। क्या कहने, वाह वाह वाह। एक हमारे सिवा ज़माने में, हाँ। एक हमारे सिवा ज़माने में, कोई हंसता नहीं हंसी के बगैर। वाह वाह। उम्र भर जिस पे हम मरे यारों, वाह वाह। उम्र भर जिस पे हम मरे यारों, उम्र भर हम जिए उसी के बगैर। उसी के बगैर। आए है। वाह वाह वाह। जिंदाबाद से जिंदाबाद। और दूसरी गज़ल, अच्छा आपने बहुत आसान कर दिया काम, इंतखाब खुद ही कर लिया। जी।
हुस्न की और जाम की बातें, वाह हुस्न की और जाम की बातें, वाह आओ करते हैं काम की काम बातें, की बात फज्र के बाद दिन निकलने तक, वाह फज्र के बाद दिन दिन निकलने तक, रात करती है शाम की शाम बातें, की बातें हैं वाह मुद्दतों इंतजार के लम्हे, हम्म मुद्दतों इंतजार के लम्हे, मुद्दतों एहतमाम की बातें। तमाम की बातें हैं वाह एक परिंदे से हमने पिंजरे में, हाँ ये मेरा पसंदीदा शेर है इस गज़ल का। एक परिंदे से हमने पिंजरे में देर तक की क़याम की बातें। क्या कहने हैं क्या कहने एक परिंदे से हमने पिंजरे में देर तक की क़याम की बातें, सल्तनत को अगर बचाना है, शेर सुन सल्तनत को अगर बचाना है, मान लीजिए गुलाम की बात। गुलाम की बातें क्या कहने हैं भाई वाह सल्तनत को अगर बचाना है, मान लीजिए गुलाम की बातें, लोग राजी नहीं है मानने को, वाह कृष्ण की और राम की राम बातें। क्या कहने हैं लोग राजी नहीं है मानने को, कृष्ण की और राम की बातें। ये गजल सर जो मैं सुनना चाह रहा था ये वो वाली है। ये वाली है? मेरे हाँ, साथ ही ये ऐसे। अच्छा, इसमें देखिएगा, इसमें दुनिया का इस्तेमाल कैसे हुआ है कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो जाता है, मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो जाता है, जो भी मिलता है दुनिया हो जाता है। वाह मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो जाता है, जो भी मिलता है दुनिया हो जाता है। घड़ी की बातें सुनने वाली होती हैं, घड़ी की बातें सुनने वाली होती हैं, जब कमरे में सन्नाटा हो जाता है। क्या कहने हैं क्या कहने घड़ी की बातें सुनने वाली होती हैं, जब कमरे में सन्नाटा हो जाता है। देश और भेष बदलना सीखो पानी से, जैसा बर्तन हो वैसा हो जाता है। वैसा हो जाता है। देश और भेष बदलना सीखो पानी से, जैसा बर्तन हो वैसा हो जाता है। दिल तो बच्चा रहता है मरते दम तक, वाह जहन मगर अक्सर बूढ़ा हो जाता है। क्या कहने हैं क्या कहने हैं। कहने को तो खुद को कहता है मेरा, वाह 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 कहने को तो खुद को कहता है मेरा, लेकिन कह देने से क्या हो जाता क्या है। हो जाता है वाह 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 लेकिन कह देने से क्या हो जाता है। जाने किसने ये अफवाह उड़ाई है, जाने किसने ये अफवाह उड़ाई है, रो लेने से जी हल्का हो जाता है। हाय 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 वाह 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 वाह। जाने किसने ये अफवाह उड़ाई है, रो लेने से जी हल्का हो जाता है। कोशिश जब भी करता हूँ खुश रहने की, वाह कोशिश जब भी करता हूँ खुश रहने की, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा हो जाता है। क्या कहने हैं वाह वाह वाह। कुछ ना कुछ उल्टा सीधा हो जाता है। बच्चे जब स्कूल से वापस आते हैं, बच्चे जब स्कूल से वापस आते हैं, सड़कों का दिल भी बच्चा हो जाता है। क्या कहने हैं वाह। सड़कों का दिल भी बच्चा हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत सर। शुक्रिया। और कुछ एक सवाल जल्दी जल्दी पूछ लेते हैं, जो रैपिड फायर राउंड की बात हो रही थी। और तो मैं से कुछ कुछ सवाल पूछूंगा, आप बिना कुछ सोचे जो पहला नाम दिमाग में आए वो बोल देना आपको। तो शुरू करते हैं। दो पाकिस्तानी शायरों के नाम और दो हिंदुस्तान के शायरों के नाम जिनको आप बहुत शानदार, जिन्होंने जो शायरी करते हैं, जो आपको अच्छे लगते हैं। किस एज ग्रुप के? अब जिनसे आप सीख सकते हैं उस एज ग्रुप के। दो हिंदुस्तान और दो पाकिस्तान के शायरों के नाम। ये दो का बड़ा चक्का रख दिया तुमने। अच्छा, अब्बास ताबिश पाकिस्तान से, जी, और अनवर शऊर पाकिस्तान। और हिंदुस्तान से दो? हिंदुस्तान से जिनसे आप सीख सकते हैं फ़रहत एहसास। जी। और अब यहाँ पे बड़ा, क्योंकि यहाँ मेरे बहुत पसंदीदा लोग हैं, इसमें मैं कहूँगा कि मैं अगर तीन नाम ले लूँ, जी जी। इसमें शारिक कैफ़ी साहब और अमीर इमाम। वाह। हिंदुस्तान से दो पसंदीदा शायर, नए युवा शायरों में। वैसे तो सभी लोग अपने आप को युवा ही मानते हैं, लेकिन फिर भी जो नए दो नए युवा, मतलब युवा भी तो ये कई लेवल के हैं। कोई भी दो पसंदीदा शायर को एज ग्रुप हटा देते हैं। देखो, मुझे अमीर इमाम बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। और दूसरे मुझे जो पसंद हैं वो फ़रहत एहसास बहुत पसंद है, शारिक कैफ़ी और फ़हमी बदायूं। दो तीन का नहीं ले सकता नाम में, ये उस रेंज में हैं जो जहाँ मैं जिनको पढ़ता सुनता हूँ। और बाकी नौजवानों में बहुत अच्छे कहने वाले हैं। आशु मिश्रा है, चिराग शर्मा है ना, अजहर नवाज़ हैं, बिल्कुल बहुत शानदार। और
इसी तरह से वरुण है, याद आ जाए ताकि कोई नाराज ना हो, और किसको जान, बहुत सारे, अमरदीप सिंह है, अमरदीप सर, वो कमाल मुकेश भैया, आलम कमाल है, मुकेश ये आलम मतलब ये तो मुकेश भाई तो सीनियर में है खैर, जी। लेकिन ये सब बहुत अच्छे हैं। बहुत बहुत इन सभी लोगों से पढ़ते सुनते सीखते रहते हैं हम लोग। मुझे बहुत अच्छी ये बातचीत लगी सर, और मुझे बहुत खुशी है कि इतने सालों बाद हम लोग मिल रहे हैं, और शायद 2022 के रेख्ता में बहुत कम समय के लिए मुलाकात हुई थी आप। सच में मतलब मुझे आज लग रहा है कि जो इस स्टूडियो को जो जिस तरह से हमने सोचा था कर पाने का, और आज इसकी मकबूलियत लग रही है कि आप आए यहाँ पर बैठे हमारे साथ बातचीत की, और हमारी टीम के लोग भी बहुत खुश हैं। और ओवरऑल मैं यही बात बोलूँगा कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर आने के लिए, बहुत और शुक्रिया। आप ऐसे ही अदबी दुनिया में अपना नाम करते रहें, और हम लोग ऐसे ही आपको पढ़ते लिखते सीखते रहें आपको पढ़कर। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आने के लिए। बहुत शुक्रिया, और ये बोलें कि आप अदबी दुनिया में ऐसे ही काम करते रहें। जी नाम कितना मामला नहीं है, लेकिन काम जो होता रहेगा जी तो नाम भी कभी हो ही जाएगा। जी सर, ठीक है, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया।